अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो आज जिसका आपको बहुत सालों से इंतज़ार था, तो इस रेवोल्यूशनरी बैच के अंदर जो कि आपके पास रेवोल्यूशन सेशन 1.0 बैच हमने आज से स्टार्ट किया है, ठीक है? तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमने अनाउंसमेंट कर दी थी, बट स्टार्ट हम आज से कर रहे हैं। और आज का जो दिन है आपके पास वो है वेडनेसडे मार्च 11। इससे लेकर अक्टूबर तक हम इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। देखिए इसके अंदर ये नहीं होगा कि आपको बता दूं कि वायरस क्या है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। हम उसके एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने सीखा है आज उसी को ही हम आज ही क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इंक्रीज करे। ठीक है, बाकी इस पे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिसमें फिगर आती है, तो हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, ये जो आपके पास सेशन, इस सेशन में आपके पास आपके पूरे एमटीकेट सिलेबस को कवर करवाया जाएगा विद अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस। हर चैप्टर के एंड में वन शॉट होगा। वन शॉट के साथ आपके पास हर चैप्टर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, उसके अलावा इसमें आपको क्विक रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, वन शॉट सीरीज के अंदर भी। तो ये आपके पास टोटली डिफरेंट सीरीज होने जा रही है। ठीक है, इसमें टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। डेली आपके पास 5 लेक्चर होंगे, टाइमिंग आपको दी जाएगी। सारे लेक्चर आपके पास लाइव होंगे यूट्यूब चैनल एमडीके मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो सारी चीज़ें, नोट्स मोड्स आप रेडी करते रहना। ठीक है, क्योंकि अब हम रुकेंगे नहीं, हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। तकरीबन हमारे पास 6 मंथ्स रह गए हैं एमडीकेट से, और हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देखते हैं, आपके बुक को कवर करवाना भी है। उसके अलावा वन शॉट के थ्रू 100 प्लस रिवीजन भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, और इस सारी चीज़ों को हम तभी कवर करेंगे जब आप सीरियसली उस चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक ज़रूर रेडी रखें, ये नोट्स बनाते जाएं। इसी से ही आपके एमसीक्यूज बनेंगे, इसी से ही आप जो है अपनी रिवीजन को मैक्सिमाइज कर सकोगे। मेरा यकीन करें, इस सीरीज सेशन के ऊपर बहुत सी मेहनत की गई है, बहुत सी एफर्ट पुट की गई है आपके पास, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड फाइनेंशियली भी। ये टोटली हमने जो है वो यूट्यूब पर रखी है। लाइव सेशन, पूरा का पूरा सेशन है आपके पास। सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लास्ट में हम क्रैश कोर्स को भी देखेंगे, वो भी आपके पास इसी चैनल पर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको जो बुक कवर करवाए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे। इसके अंदर आपके पास सिंध टेक्स्ट बुक होगा, पीटीबी होगा आपके पास, पंजाब टेक्स्ट बुक, एफटीबी होगा। हमने सारी चीज़ों कवर की है, हर एक बुक से सारी पॉइंट्स दी है, लेकिन जो पॉइंट्स एक में है दूसरे में नहीं है, उसके लिए हम अलग से आपके पास आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें बीटीबी भी है और इसमें केपीके भी है। इन सब प्रोविंस की बुक कवर किया। मोस्टली जो कॉमन पॉइंट है वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अगर किसी प्रोविंस के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होंगी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सारे आपके पास आज टॉपिक है जो कि हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो एमटीकेट सिलेबस होगा 2025-2026 का, अब 2026 का नहीं आया आज तक। एमटीकेट सिलेबस 2026 का नहीं आया, लेकिन वही फॉलो होगा जो 2025 का है। ठीक है, अगर आ भी जाता है 2026 का तो आप कंपेयर कर लेना, ऑलमोस्ट सेम होगा। अगर कोई चीज़ न्यू होगी तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है, दैट इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो वर्ड वायरस है उसका मतलब क्या है। वर्ड वायरस ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड से। ठीक है, इट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है वो है आपके पास वीनम, जिसका मतलब क्या है, पॉइजन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, लेकिन आपको ये जो नीचे जो बॉक्स के अंदर मैंने मेंशन किए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट को देखें, दे आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी। नॉन सेलुलर से मतलब ये है कि इनके पास कोई भी न्यूक्लियस वगैरह ईटीसी नहीं होता। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं होस्ट पर। होस्ट क्या है, होस्ट हम उसे कहते हैं जिसमें वो जाकर डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, हम उसे कहते हैं होस्ट। सिमिलरली इनमें या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। दोनों इसके अंदर नहीं हो सकते, ये चीज नोट कर लेना, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। थर्ड पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोड। बेसिकली क्या होता है, वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है और वो आपके पास प्रोटीन कोड के अंदर क्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैक्टीरियोफेज तो पढ़ा होगा। ये बैक्टीरियोफेज है। अब इस बैक्टीरियोफेज के अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या आपके पास, ये आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो आप देख रहे हो हम इसको ये देते हैं अभी के लिए प्रोटीन कोड है। ठीक है, प्रोटीन कोड बेसिकली आपके पास, आप आगे चलकर पढ़ोगे, आप हम इसे कहते हैं कैप्सिड। उसके अलावा वायरस जो है
दे आर रिप्रोड्यूस ओनली इन अ लिविंग सेल। ये जो वर्ड है ना ओनली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जितने भी वायरस है वो सारे के सारे रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल के अंदर ही। अगर बात की जाए भाई लिविंग सेल के बाहर है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल फॉर सर्वाइवल। उसके अलावा वायरस में कोई भी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। लेग का मतलब नहीं होना। आगे, वायरस कॉज डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चाहे आपके पास प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी हो, वायरस किसी को नहीं देखता, दोनों में डिजीज कॉज करता है। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए जो कि आपके टेक्स्ट बुक से हैं। इन्फ्लुएंजा है आपके पास, बर्ड फ्लू है आपके पास, डेंगू फीवर है, स्वाइन फ्लू है, ये सारे आपके पास जो है वो डिजीजेज हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने मेंशन की है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखी हुई है, दे डोंट फॉलो द सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते क्योंकि इनके पास सेल ही नहीं होता। ठीक है, इनके पास कोई भी बायोसिंथेटिक मशीनरी ही नहीं होती। तो ये दैट्स वाई ये डिपेंड करते हैं होस्ट सेल के ऊपर। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें अब कवर कर दी हैं जो कि बेसिक बेसिक पॉइंट्स थी आपके टेक्स्ट बुक के। आगे चलेंगे। आगे आपके पास एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। क्या कहता है, बायोसिंथेटिक मशीनरी क्या है। ठीक है, अब क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं बिकॉज दे लैक देयर ओन मशीनरी, इनके पास खुद की मशीनरी नहीं होती, प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म नहीं होता, खुद को डिवाइड करने का मैकेनिज्म नहीं होता। सो ये आपके पास प्रोटीन्स बना नहीं सकते, ये रिप्लिकेट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तभी हम इसे कहते हैं ये क्या होते हैं आपके पास ओप्लिकेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। ये पॉइंट जो है वो आईपीए ने दी थी आपके पास। ठीक है, दो वर्ड्स में कंफ्यूज करता है प्रोफेसर आपको, एक तो होता है इंट्रा और दूसरा होता है इंटर। इन दोनों वर्ड को देखें, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंट्रा की। ठीक है, सो तभी हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास हम जनरल स्ट्रक्चर वायरस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वायरस के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, ये जो वायरस है आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आगे आपके पास ये आएगा टॉपिक, अभी के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। इसका ये जो पार्ट होता है हम इसे कहते हैं हेड। देखें, फिगर बेस्ड एमसीक्यूज भी आते रहते हैं, तभी जाकर मैंने ये फिगर यहाँ पर मेंशन की है। तो इसे अपनी नोटबुक में जरूर ड्रा करें, चाहे आपकी ड्राइंग खराब हो या अच्छी हो। मुझे आपकी नोटबुक में ये फिगर चाहिए। जब आप खुद से ड्रॉ करोगे तभी आपकी माइंड उसको जल्दी से कैप्चर कर सकेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दीज ऑल थिंग्स इन योर नोटबुक। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि भाई ये ए पार्ट है, इसका नाम बताओ क्या है, ऑप्शन ए हेड, नेक, कॉलर, शीट, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके पास कौन सा पार्ट है। ठीक है, सो ये आपके पास है, ये हेड है, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो थ्रेड लाइक्स, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डीएनए है। ये आपके पास नेक रीजन है, यहाँ पर कॉलर होती है, ये जो आपको नजर आ रही है दिस वन इज शीथ, टेल फाइबर्स होती है इसके अंदर, और ये नीचे बेस प्लेट लगे हुए होते हैं। ठीक है, यही आपके पास सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। ठीक है, ये आपके पास एक दूसरा वायरस है जहाँ पर ये जो आप चीजें देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, जब ये हमारी बॉडी से अटैच होता है तो बेसिकली इसी रिसेप्टर के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर था वायरस का, सबको आना चाहिए, इससे भी एमसीक्यूज बनते रहते हैं। आगे आपके पास अब देखें, इस सेशन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस किया, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करके। ठीक है, सारे एमसीक्यूज आपके पास एमडीकेट, नम्स, ईटा, बेस हैं। तो काइंडली सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करें और चारों ऑप्शन देखें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। हाँ जी, तो फर्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, द टर्म वायरस वाज हिस्टोलॉजिकली सिनोनिम्स विद लाइफ एंड ग्रोथ, डिजीज एंड डेथ, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन, पैरासाइट एंड होस्ट। हाँ जी, क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखें आपके पास वायरस के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लाइफ एंड ग्रोथ। क्या वायरस आपकी बॉडी में जब आता है क्या वो आपके बॉडी में ग्रोथ करवाता है, नहीं करवाता। सिमिलरली ये वायरस के बारे में पूछ रहा है तो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स नहीं आएंगे। ठीक है, वायरस क्या करता है, डिजीज कॉज करता है और डेथ को कॉज करता है, तभी हम चूज करते हैं बी ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आया था 2019-20 के अंदर आया था कोविड-19 वायरस। क्या इसके आने से लाइफ और ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी या डिक्रीज हो गई थी, क्या इसके आने से आपके पास क्या हुआ था, बेसिकली डिजीजेस हुई थी, बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ था, डेथ हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं, द टर्म वायरस, सॉरी ये सेम है आपके पास इसके अंदर। नेक्स्ट देखें, द टर्म वायरस इज, ये आपके पास यहाँ पर एक वर्ड डिफरेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब देखें, द टर्म वायरस इज फेमोलॉजिकली लिंक्ड टू विच मीनिंग। अब यहाँ पर आपको ये वर्ड देखकर कोई खौफ में नहीं आना कि अब क्या होगा। सिमिलरली ये आपसे पूछ रहा है कि वायरस का मतलब क्या है,
वही पूछ रहा है आपसे, क्या वायरस इन्फेक्शन एजेंट्स होते हैं? हाँ, क्या स्मॉल पार्टिकल्स, जेनेटिक कैरियर्स एंड होस्ट, या पॉइजन्स? याद है आपको ये मैंने कहाँ से दिया है? यहाँ पर देखें, आपको मैं प्रूफ भी दिखा दूँ। ये देखें ऊपर लाइन, द वायरस ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मीनिंग पॉइजन। तो वही आपसे पूछ रहा था यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन? सी ऑप्शन, दैट इज पॉइजन। यही आपके पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स आती रहती है एमडीकेट के अंदर। आगे चलें, अ साइंटिस्ट अटेम्प्ट्स टू ग्रो अ वायरस इन अ न्यूट्रिएंट रिच एगर मीडियम विदाउट लिविंग सेल, व्हाई दे फेल। ठीक है, सो एक साइंटिस्ट है जो कि क्या करता है, एक वायरस को लेता है, एक वायरस को लेकर उसको एक न्यूट्रिएंट रिच एगर सॉल्यूशंस में क्या करता है, डाल देता है। तो ये एक वायरस है, उसको डाल दिया इसके अंदर, मीडियम के अंदर, विदाउट लिविंग सेल, इसमें कोई भी लिविंग सेल नहीं है। सो ये कहता है कि वायरस अंदर जैसे हम मीडियम में भेजते हैं तो वो फेल हो जाता है, वो ग्रो नहीं करता। क्यों ग्रो नहीं करता, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, द वायरस आर टू स्मॉल फॉर एगर। ऑप्शन बी, द वायरस लैक डीएनए। ऑप्शन सी, वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इन अ लिविंग सेल। ऑप्शन डी, द मीडियम कंटेन पॉइजन। इसमें क्या होगा? बिल्कुल, अब समझ गए ना आप, दीज आर ओनली रिप्रोड्यूस इन द लिविंग सेल। यही बात मैंने पीछे भी बताई थी, आपको प्रूफ के तौर पर बता दूं कहाँ से दिया है, यहाँ से दिया है मैंने ये एमसीक्यूज। तभी हम इसको बोलते हैं, ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। ठीक है, वायरस हैव लेक बायोसिंथेटिक मशीनरी। ठीक है, दैट्स व्हाई दे ओनली डिपेंड ऑन द होस्ट सेल। सारी पॉइंट्स देखें यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी, उसी से ही एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन। गुड, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल फॉर अ वायरस? ठीक है, ऑप्शन ए, डीएनए एंड आरएनए टुगेदर। अब यहाँ पर आ रहा है एंड का वर्ड, क्या आ रहा है? एंड। तो क्या मैंने कहा था कि डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं किसी वायरस के अंदर? तो ये तो मैंने नहीं कहा। आर का वर्ड सही है, प्रोटीन ओनली नो, राइबोसोम ओनली नो। तो ये कह रहा है कि जो वायरस के अंदर जेनेटिक कन्फ्यूजन है वो क्या क्या हो सकती है, या तो डीएनए होगी या तो आरएनए होगी। प्रूफ के तौर पर बता दूं तो पीछे मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर देखें, या तो इनके पास डीएनए होता है या तो इनके पास आरएनए होता है, लेकिन दोनों नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6, अ पेशेंट प्रेजेंट विथ हाई फीवर। एक पेशेंट है जिसको हाई फीवर है आफ्टर मॉस्किटो बाइट। तो बेसिकली आपके पास एक पेशेंट है जिसको मॉस्किटो क्या करता है? बाइट करता है। तो जैसे ही मॉस्किटो इसको बाइट करता है, मॉस्किटो से मॉस्किटो इसको बाइट करता है तो इसको क्या हो जाता है? हाई फीवर हो जाता है। ठीक है, आगे देखें, द कॉजेटिव एजेंट्स इज लाइकली अ वायरस। अब ये कह रहा है कि इसको हाई फीवर तो हो गया, लेकिन इसका जो एजेंट है वो क्या है आपके पास? का एजेंट जो है वो वायरस है। मेंशन इन द टेक्स्ट व्हिच वन। अब कौन सा वायरस होगा जिसकी वजह से इसको हाई फीवर हुआ है? ऑप्शन ए, स्विन फ्लू। ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन सी, डेंगू। एंड ऑप्शन डी आपके पास क्या है? ऑप्शन डी इसमें क्या है आपके पास? ऑप्शन डी है इसमें आपके पास बर्ड फ्लू। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास? राइट ऑप्शन, यस, यहाँ पर होगा डेंगू। ठीक है, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने मॉस्किटो का पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर आपके पास जो एजेंट होगा जो कॉज करेगा ये होगा डेंगू। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द डिपेंडेंसी ऑफ वायरस ऑन होस्ट सेल इज ड्यू टू इट्स लैक ऑफ। जो वायरस है किसी होस्ट सेल पर डिपेंड करता है, किसकी वजह से? ठीक है, क्या चीज वायरस के अंदर नहीं होती जिसकी वजह से उसको होस्ट पर डिपेंड करना पड़ता है? ऑप्शन ए, जेनेटिक मटेरियल। क्या जेनेटिक मटेरियल वायरस में नहीं होता? सर जी होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं बनेगा। ऑप्शन बी, प्रोटीन कोड। क्या वायरस में प्रोटीन कोड नहीं होता? जी बिल्कुल होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। बायोसिंथेटिक मशीनरी क्या वायरस में नहीं होती? जी हाँ, ये नहीं होती। इन्फेक्शियस पोटेंशियल या एबिलिटी। क्या वायरस इन्फेक्शियस काज नहीं करता? सर वो काज करता है, जैसे कोविड-19। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, वो होगा सी ऑप्शन, बायोसिंथेटिक मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 8, वीनोम इज द रूट वर्ड फॉर डिश। वीनोम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज वायरस। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज मेंशन्ड इन द फॉलोइंग। कौन सी वायरल डिजीज नहीं है? बर्ड फ्लू, स्विन फ्लू, डेंगू। ये तीनों आपके पास जो है वो वायरल है। ठीक है, ये तीनों आपके पास वायरल है, लेकिन जो मलेरिया होती है, मलेरिया, ये आपके पास वायरल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? मलेरिया। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10, वायरल जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज्ड विद इन अ डिश। जो वायरल जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे मैंने वहां पर दिखाया है आपको, वो किसके अंदर इनक्लोज होता है? ठीक है, ये जो इनक्लोज होता है किसके अंदर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, प्रोटीन कोड, सेलुलर वॉल। तो ये आपके पास होता है प्रोटीन कोड। ठीक है, ये नहीं होते। फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था। आगे क्वेश्चन नंबर 11, वायरस कॉज डिजीज इन व्हाट।
लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी, वायरस किस किस में डिजीज कॉज करता है? क्या सिर्फ एनिमल में कॉज करता है? नो सर। क्या सिर्फ प्लांट में कॉज करता है? नो सर। दोनों में कॉज करता है? जी बिल्कुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द बायोसिंथेटिक मशीनरी मेंशन रिफर्स टू द एबिलिटी टू डैश। अब देखें, ये आपसे बेसिकली पूछा कि बायोसिंथेटिक मशीनरी के बारे में बताओ क्या है। क्या बायोसिंथेटिक मशीनरी इनफेक्ट एबिलिटी होती है टू इन्फेक्ट द सेल, फिल्टर पॉइजन, प्रोड्यूस कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, मेंटेन अ सेल वॉल? हाँ जी, इसमें क्या होगा? और इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। अब बायोसिंथेटिक मशीनरी से क्या मतलब है सर? बायोसिंथेटिक का मतलब होता है लाइफ वाले मॉलिक्यूल्स बनाना, लाइक जैसे प्रोटीन्स हैं। ठीक है। अब प्रोटीन बनाने वाली मशीन ही नहीं है वायरस के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली क्या करती है बायोसिंथेटिक मशीनरी? ये प्रोड्यूस करती है कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन्स। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? सी ऑप्शन होगा। ठीक है। इन्फेक्ट द सेल, ये गलत चीज है, ये भी आपके पास रॉन्ग है, ये भी आपके पास रॉन्ग ऑप्शन है। आपके पास एमडीकेट में बहुत से वर्ड यूज होते हैं, बोथ, लिविंग, तो इन पर ध्यान दिया करें। ठीक है। जल्दी से ऑप्शन पर ना जाएं, सारी चीजें अच्छे से रीड कर लें, फिर जाएं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ठीक है। ये एक्सेप्शन जो मैंने बताई थी ना लास्ट वाली, क्या थी आपके पास? ये जो एक्सेप्शन मैंने बताई है नीचे, ये वाली, अब इसमें आपके पास सही नहीं हो रहा। ठीक है। ये वाली नीचे वाली, दे डोंट फॉलो सेल थ्योरी, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास एमडीकेट में आता रहता है। ठीक है। देखें, एक टॉपिक में से कितनी सारे एमसीक्यूज बनते हैं, और मुझे यकीन है आपने वो पॉइंट्स अच्छे से सुन ली हो, समझ ली हो, तो अब आप इजीली इन सारे एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके पास, हाँ, ये जो आपके पास जो पीटीबी और केपीके में एक चीज़ है, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जस्ट इन दोनों टेक्स्ट बुक के अंदर वो चीज़ मेंशन की गई है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उस चीज़ को भी कवर कर लें। ठीक है। ये आपके पास बलूचिस्तान वाले और केपीके वाले अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पीटीबी में लिखा है कि अ लाइफ फॉर्म व्हिच एग्जिस्ट विदाउट अ सेलुलर स्ट्रक्चर नोन एज अ सेलुलर लाइफ। ठीक है। ऐसी लाइफ जो कि विदाउट अ सेलुलर स्ट्रक्चर पर एग्जिस्ट करे, हम उसे कहते हैं अ सेलुलर लाइफ। अ मीन्स नॉट। ठीक है। एक तो ये पॉइंट है, बाकी जो दूसरी पॉइंट्स थी, लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड्स। आपके पास एक होते हैं वायरसेस, दूसरे होते हैं वायरॉइड्स। वायरसेस और वायरॉइड्स जो होते हैं आपके पास, ये असेलुलर्स हैं, आर इंक्लूडेड इन असेलुलर लाइफ। ठीक है। एक पॉइंट तो ये लिखी हुई है इन दोनों में। और दूसरी चीज आपको नोट कर देनी चाहिए कि वायरस से रिलेटेड, वायरस जो होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, वायरसेस और वायरस, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इन बुक में आपके पास मेंशन की गई है। वायरॉइड्स, वायरॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है। एक पॉइंट आपके पास ये हो गई। तीसरी पॉइंट जो थी इसके अंदर, वो ये थी कि वायरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड आरएनए। ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा। ये बेसिकली वायरॉइड्स को उन्होंने डिस्कस किया है, और इससे एमसीक्यूज आए भी हुए हैं पास पेपर के अंदर। सो वायरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है। ये इस वायरॉइड का जेनेटिक मटेरियल है। उसके अलावा मोस्टली हम पढ़ते हैं कि सर वायरसेस के अंदर जो होते हैं वो प्रोटीन कोट होते हैं, लेकिन वायरॉइड्स के अंदर आपके पास प्रोटीन कोट नहीं होते। इट्स एक्सेप्शन। वायरॉइड्स हैव नो प्रोटीन कोट। इनके पास कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता। प्रोटीन कोट क्या है सब, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था इस सेशन के अंदर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, तब भी हम बिल्कुल बच्चों के लेवल की तरह पर जाएंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे। तभी आप देख रहे हो मैंने एक एक पॉइंट को यहाँ पर मेंशन करके रखा है, ताकि आपकी कोई भी पॉइंट मिस ना हो और सारी चीजें हम कवर करते जाएं। ठीक है। आगे आपके पास बस आई थिंक हाँ कुछ और पॉइंट्स भी रहती हैं हमारी। वायरसेस डू नॉट एक्सक्रीट, वायरस एक्सक्रीट नहीं करते। ठीक है। डोंट एक्सक्रीट, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन का रोल प्ले करती है बॉडी, इसी तरह वायरसेस में कोई भी एक्सक्रीशन नहीं होती।
उसके अलावा आपको बताया था कि वायरसेस क्या होते हैं, नॉन लिविंग एंटिटी है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, आपके पास एक टर्म इन्होंने मेंशन की है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो भी आप नोट कर लें, वो है आर्टोपोइसिस। ठीक है, आर्टोपोइसिस। अब सर आर्टोपोइसिस का क्या मतलब है? देखिए आर्टोपोइसिस जो होता है द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट अ होस्ट, बिना किसी होस्ट के वो वायरस क्या करे, रिप्रोड्यूस करे, तो हम उसे कहते हैं आर्टोपोइसिस। यहाँ पर लिख देता हूँ, द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट अ होस्ट, बिना किसी होस्ट के वो वायरस क्या करे, रिप्रोड्यूस करे, तो ऐसी एबिलिटी को हम कहते हैं आर्टोपोइसिस। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि वायरस आर नॉट केपेबल ऑफ आर्टोपोइसिस, वो होस्ट के बिना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पर लिख देता हूँ, वायरस सिस आर नॉट केपेबल ऑफ आर्टोपोइसिस, वो होस्ट के बिना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये टर्म आप नोट कर लीजिएगा, पीटीपी या केपीके के अंदर मेंशन की गई है। ठीक है, ये मैंने देखें अब क्या होगा, आपके पास बीटीपी केपीके के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स से डिफरेंट लाइन मेंशन थी जो कि दूसरी प्रोविंस के टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं थी, तो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी। तो इस तरीके से हम इस सेशन के अंदर पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आगे चलें, कंपेरिजन देख लें वायरस और वायरॉइड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वायरसेस आप सबको पता होगा कि क्या होते हैं, असेलुलर होते हैं, असेलुलर, दैट मीन इनके पास सेल नहीं होता। वायरॉइड्स भी असेलुलर होते हैं। ठीक है, अब वायरस या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन वायरॉइड का स्पेसिफिक है, वायरॉइड के पास सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, वायरॉइड के पास क्या होता है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। उसके बाद कैप्सिड की बात की जाए, जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ, इनक्लोज होता है कैप्सिड के अंदर, लेकिन वायरॉइड के अंदर कैप्सिड नहीं होता। वायरॉइड के अंदर कैप्सिड नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल आपके पास होता है जो कि आरएनए होता है। ठीक है, अब इन्फेक्शियस एजेंट की बात करें, क्या वायरस इन्फेक्शियस काज करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। क्या वायरॉइड इन्फेक्शियस काज करते हैं? जी हाँ, ये भी काज करते हैं। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं वायरॉइड जो होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं, और ये हम इंग्लिश में कहते हैं कि स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वायरस जो है इसको होस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं इनमें आर्टोपोइसिस की एबिलिटी नहीं होती। सिमिलरली वायरॉइड को भी होस्ट की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं इनमें भी आर्टोपोइसिस की एबिलिटी नहीं होती। ये सिंपल कंपैरिजन था। ठीक है, हमने वहां पर पीछे पॉइंट को डिस्कस किया, अब यहाँ पर हमने उसको कंपैरिजन करके स्टडी कर ले। इस टेबल को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल ले, जो भी करना है, बट आपको ये टेबल आनी चाहिए। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज मैंने देखे हैं आपके पास पास्ट पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको ये ना समझें कि इतना छोटा सा टॉपिक है, कवर कर लेंगे ये वो, ये सारी चीज़ें, ये सारी आपके माइंड है जो कि आपसे खेलता है। अब ये आप पे है, या आप उससे खेलने देते हो या आप उससे खेलते हैं, तो ये आप पर होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने टॉपिक ये कवर कर लिया है, अब हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। Which of following describe an infectious agent consisting of यहाँ पर देखें, describe an infectious agent consisting of circular single stranded RNA without a protein code। एग्जैक्ट पॉइंट मैंने लिखी है। अब बैक्टीरियम और वायरस नहीं होता यहाँ पर, तो टर्म है वायरस और वायरॉइड। वायरस आपको पता है कि हाँ ये तो इन्फेक्शियस एजेंट है, वायरॉइड भी इन्फेक्शियस एजेंट है, लेकिन ये बात कर रहा है विदाउट अ प्रोटीन कोड, मतलब इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता। वायरस के अंदर तो होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें कैप्सिड तो होता है, प्रोटीन कोड तो होता है, लेकिन वायरॉइड के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वायरॉइड। आगे देखें, वायरसेस आर क्लासिफाइड एज नॉन लिविंग। आप सबको पता होगा कि वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, अब नॉन लिविंग तो हम इसे कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, क्या चीजें जो इसमें नहीं होती? ऑप्शन ए, इन्फेक्ट होस्ट सेल, क्या ये आपके पास होस्ट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकते? ये चीज भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी, म्यूटेट दियर जेनेटिक मटेरियल, क्या वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को, म्यूटेट का मतलब होता है चेंज करना, क्या वो चेंज नहीं कर सकते? ये बात भी गलत है, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो चेंज कर सकें। ऑप्शन सी, रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, क्या वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं इंडिपेंडेंटली? हाँ जी, क्या वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं इंडिपेंडेंटली? वायरस तो रिप्रोड्यूस नहीं करते इंडिपेंडेंटली, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। अब इनको डिवाइड होना है तो इनको मशीन चाहिए डिवाइड करने के लिए, इनके पास वो मशीन है ही नहीं, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे इंडिपेंडेंटली? दैट्स व्हाई इनको होस्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर इन्होंने बात की इंडिपेंडेंटली, जो कि आपके पास ये ऑप्शन सही होगा। आपसे वही पूछ रहा है कि वायरस नॉन लिविंग है,
वायरस नॉन लिविंग है, क्यों? क्योंकि इनके पास एबिलिटी नहीं होती कि ये रिप्रोड्यूस कर सके इंडिपेंडेंटली। राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि मुझे बताओ ये रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली को हम क्या नाम दे सकते हैं? अगर मैं इस पूरे सी ऑप्शन को रिप्लेस करना चाहूँ एक वर्ड से, तो वो वर्ड क्या होगा? आज हमने पढ़ा है अभी अभी, वो वर्ड होगा आपके पास ऑटोपोइसिस। ठीक है, तो देखें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तभी मैं आपको रेडी कर रहा हूँ उस एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट विदाउट अ सेलुलर स्ट्रक्चर इज जनरली नोन एज। वो लाइफ फॉर्म जिसमें कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, हम उसको क्या कहते हैं? सिंपली अ सिंगल लाइफ बोलते हैं। आगे, which statement is true regarding virus? कौन सी स्टेटमेंट वायरस से रिलेटेड सही है? ऑप्शन ए, दे आर कैपेबल ऑफ ऑटोपोइसिस। क्या वायरस कैपेबल होते हैं ऑटोपोइसिस से? बिल्कुल। ऑप्शन बी, दे पजेस अ सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या वायरस के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है? आंसर है नो। तो ये ऑप्शन राइट रॉन्ग है। ऑप्शन सी, दे डोंट एक्सक्रीट। क्या ये ऑप्शन सही है? दे डोंट एक्सक्रीट। ऑप्शन डी, दे कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये चीज भी गलत है। ऑप्शन सी देखें, दे डोंट एक्सक्रीट। क्या ये चीज सही है? अगर याद हो तो हम पढ़ चुके हैं केपीके के अंदर, ये केपीके की टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है, और आपके प्रूफ के लिए मैं दिखा दूं कि सर हमने नहीं पढ़ी, तो यहाँ पर देखें हम पढ़ चुके हैं कि वायरस डोंट एक्सक्रीट, वायरस एक्सक्रीट नहीं करते। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है ट्रू होगा, तो यहाँ पर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, देखें ए ऑप्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑटोपोइसिस का मतलब होता है कि वायरस जो है वो खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या वायरस खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि उनको होस्ट की जरूरत पड़ती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ रिसर्चर डिस्कवर्स अ नोवेल इन्फेक्शन पार्टिकल कंपोज्ड ओनली ऑफ डीएनए। तो बेसिकली रिसर्चर की टीम है जो कि उसने देखा है कि एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है जिसके पास क्या है? सिर्फ डीएनए है। ठीक है, लेकिन अब प्रोटीन कोड, उसके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं है। बेस्ड ऑन प्रोवाइड डेफिनेशन द पार्टिकल इज मोस्ट सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अ डिश। यहाँ पर आपके पास वही सेम ऑप्शन है। यहाँ पर ये आपके पास रॉन्ग एमसीक्यूज है, इसको सही कर लें। शायद टीम ने सही से कंपोज नहीं किया। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ पर मैं आपको न्यू ऑप्शन बता रहा हूँ, आप वो नोट कर लें। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपके पास इसके अंदर वो कर लें, लाइक टिपिकल वायरस। बी ऑप्शन जो है वो आप कर लें इसके अंदर बैक्टीरियम को। सी ऑप्शन हम कर लेते हैं पायरेट को। डी ऑप्शन हम कर लेते हैं पायरन को। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप सबको पता होगा कि ये बात कर रहा है ओनली ऑफ डीएनए, ओनली ऑफ डीएनए, और प्रोटीन कोड भी नहीं है। दैट मीन वो आपके पास वायरस तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो आपके पास प्रोटीन कोड होता है। बैक्टीरियम नहीं हो सकता, पायरोइन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? वायरड होगा। और यहाँ पर भी इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक करके रखी है, यहाँ पर होगा आरएनए। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग? वायरॉइड बनेगा। आगे देखें, द टर्म ऑटोपोइसिस स्पेशली रिफर्स टू। अब ये टर्म जो कर हम पढ़ चुके हैं कैपी के बीटीबी के अंदर, क्या थी? ऑटोपोइसिस का मतलब क्या था? द एबिलिटी टू कॉज डिजीज? नो। सेल्फ रिप्रोडक्शन विदाउट अ होस्ट? जी बिल्कुल। द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन कोड? नो। जेनेटिक मटेरियल वेरिएबिलिटी? नो। हम ऑटोपोइसिस को पढ़ चुके हैं, वो एबिलिटी जिसके अंदर क्या करे कोई भी वायरस, सॉरी वो एबिलिटी जिसके अंदर रिप्रोडक्शन करे वो बॉडी विदाउट अ होस्ट, बिना किसी होस्ट के। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑटोपोइसिस। आगे, विच पेयर करेक्टली रिप्रेजेंट अ सेलुलर लाइफ फॉर्म? ऑप्शन ए यहाँ पर बात कर रहा है अ सेलुलर लाइफ फॉर्म, तो वो आपको चूज करना है। बैक्टीरिया तो आप सबको पता है कि सेलुलर होता है, प्रोटोजोआ भी सेलुलर होता है, एल्गी और लाइकेंस भी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। इफ वायरस डू नॉट एक्सक्रीट इट इम्प्लाइज दैट दे फंडामेंटली लेक। अगर वायरस एक्सक्रीट नहीं करता तो ये चीज कहाँ पर आपके पास इंप्लाई करती है? ऑप्शन ए जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन बी अ प्रोटीन कोड, ऑप्शन सी एक्टिव मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी होस्ट स्पेसिफिसिटी। तो क्या चीज इसमें वायरस में नहीं होती? जेनेटिक मटेरियल सबको पता है होता है वायरस के अंदर, प्रोटीन कोड भी होता है। एक्टिव मेटाबॉलिज्म क्या नहीं होती वायरस के अंदर? क्या एक्टिव मेटाबॉलिज्म नहीं होता वायरस के अंदर? जी बिल्कुल, एक्टिव मेटाबॉलिज्म नहीं होता। होस्ट स्पेसिफिसिटी भी होती है वायरस के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच कैरेक्टर इज यूनिक टू वायरॉइड कंपेयर टू टिपिकल वायरस? कौन सा कैरेक्टर है जो कि यूनिक है सिर्फ और सिर्फ वायरॉइड में? ऑप्शन ए, दे आर इन्फेक्शन। सबको पता है कि वायरस भी इन्फेक्शस होते हैं, तो ये चीज यूनिक नहीं है। दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, सब वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी कॉमन नहीं है। दे लाइक अ प्रोटीन कोड, हाँ ये चीज वायरॉइड भी यूनिक है। बाकी वायरस के अंदर सब में प्रोटीन कोड होता है, लेकिन वायरॉइड के अंदर नहीं होता, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है। बाकी डी ऑप्शन देख लें, दे रिक्वायर होस्ट सेल, सब वायरस रिक्वायर करते हैं, तो ये चीज भी यूनिक नहीं है।
Question number 10. A pathogen requires a host cell's ribosome and enzymes to synthesize its own protein. This dependence is best explained by its lack of. तो एक आपके पास पैथोजन है जिसको जो कि आपके पास होस्ट सेल के राइबोसोम को यूटिलाइज करता है प्रोटीन बनाने के लिए। अब ये कह रहा है कि आपके पास ये इस पैथोजन के पास कौन सी चीज नहीं है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। हाँ जी, आप सबको पता होगा, इसको हम नाम देते हैं ऑटोपोइसिस का, ठीक है, क्योंकि वायरस खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता बिना किसी होस्ट के। दैट्स वाई ये आपके पास होस्ट सेल के राइबोसोम को यूज कर रहा है। आगे चलें। द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरॉइड्स कंफर्म दैट पैथोजेनिसिटी कैन अराइज फ्रॉम डिश, ठीक है, तो वायरॉइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन ए में देखें कम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड अलोन, ऑप्शन सी ओनली डीएनए बेस्ड एजेंट, ऑप्शन डी एजेंट विथ डाइवर्स प्रोटीन कोड। क्या होगा राइट आंसर इसके अंदर? हाँ जी, तो देखिए वायरॉइड्स को आपको बताया था मैंने कि वायरॉइड्स के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, ना प्रोटीन कोड भी नहीं होता, राइबोसोम ईटीसी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आरएनए होता है। इस चीज से हमें ये पता चल रहा है कि आरएनए जो है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। दैट मीन न्यूक्लिक एसिड अलोन भी वो आपके पास पैथोजेनिसिटी काज कर सकता है। पैथोजेनिसिटी क्या कहते हैं हम उसे? पैथोजेनिसिटी कहते हैं इन्फेक्शन को। तो ये आपके पास वायरस का जो अकेला न्यूक्लिक एसिड है वो भी आपके पास पैथोजेनिसिटी काज कर सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई आर वायरसेस नॉट कंसिडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस? हम वायरस को क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते? ऑप्शन ए दे ओनली हैव डीएनए, ये चीज रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन बी दे आर टू स्मॉल टू बी अलाइव, नो, ये चीज भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी दे आर नॉट केपेबल ऑफ ऑटोपोइसिस, जी बिल्कुल, वायरस ऑटोपोइसिस के लिए केपेबल नहीं होते, तभी हम कहते हैं वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। ऑटोपोइसिस का अगेन बता दूं, वो एबिलिटी जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट होस्ट सेल के रिप्रोड्यूस करे तो हम उसे कहते हैं ऑटोपोइसिस, द सेल्फ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी विदाउट अ होस्ट सेल। ऑप्शन डी दे ऑलवेज कॉज डिजीज, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आगे चलें। गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अब हिस्ट्री ऑफ वायरसेस को, ठीक है। ये भी आपके पास पीएमडीसी ने आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो हमें कवर करना पड़ेगा। तो ये आपकी बुक की लाइन है कुछ, अबाउट अ सेंचुरी अगो एट द टाइम ऑफ लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच द वर्ड वायरस रिफर्स टू एज डिजीज एंड डेथ। तो ये आपके पास लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे और रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे। तो इनके ज़माने में वायरस को इस तरीके से डिफाइन किया जाता था कि ये आपके पास डिजीज और डेथ है, ठीक है। द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच वैक्सीनेशन वाज यूज्ड, दैट्स अ वायरल डिजीज। ये भी क्वेश्चन आपके पास देखें। अब ये सिंपल सी लाइन है, हमें तो आपका माइंड कह रहा होगा आपको कि ये एमसीक्यूज नहीं आ सकता एमडीकेट के अंदर, लेकिन इतना बता दूं ये पास्ट पेपर में आया हुआ है, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर ये आया हुआ है। देखिए सिंपल सी लाइन है, आपसे पूछा गया था उसके अंदर कि जो फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज है जिसके लिए वैक्सीन को तैयार किया गया था वो कौन सी डिजीज थी? वायरल थी, प्रोटोजोन थी, बैक्टीरियल थी, फंगल थी? तो वो आपके पास वायरल डिजीज थी, ठीक है। क्या आपको इतना समझ में आ गया या आगे चले हम? ठीक है, तो चले अब हम चलते हैं आगे। तो हिस्ट्री ऑफ वायरसेस से बहुत से एमसीक्यूज आपके पास एमडीकेट के अंदर देखे गए हैं। सबसे पहले आपके पास मोस्ट फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, चलिए बता दूं आपके पास, एडवर्ड जीनर, ठीक है। जीनर में आई थिंक ई नहीं आएगा, ए आर आएगा, ठीक है। एडवर्ड जीनर जिन्होंने 1796 के अंदर, ये आपके पास आता रहता है एमडीकेट के अंदर, एडवर्ड जीनर 1796 के अंदर इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम वैक्सीनेटेड किया था इन 8 ईयर ओल्ड बॉय को, ठीक है। नंबर 1 चीज, उसके अलावा इस वैक्सीनेट के लिए इसने जो मटेरियल लिया था वो लिया था काउपॉक्स लीजन से, ठीक है। जीनर यूज मटेरियल फ्रॉम काउपॉक्स लीजन, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली आपके पास एक और साइंटिस्ट है, उसका भी मैं आपको बता दूं, जो है चार्ल्स चैम्बरलेन।
चार्ल्स चैम्बरलेन जो थे वो 1884 के अंदर इन्होंने बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म या एजेंट्स देखा था जो कि रिस्पॉन्सिबल था रेबीज के लिए। रेबीज क्या है, आपके पास एक डिजीज है, ठीक है। ये बेसिकली जब आपके पास कोई मेड डॉग बाइट करता है तभी आपके पास ये होती है। अब रेबीज का आपको अभी चले बता दे रहा हूँ, रेबीज जो है वो मोस्टली रेप्टो वायरस कॉज करता है, रेप्टो वायरस, ठीक है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी क्योंकि आपके पास हिस्ट्री ऑफ वायरसेस है तो आपके बुक के अंदर सिंपल सी लाइन मेंशन की गई है, कोई डिटेल नहीं है, लेकिन आगे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे। तो 1884 के अंदर आपके पास जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स चैम्बरलेन, इन्होंने एक एजेंट देखा था, एक ऑर्गेनिज्म देखा था जो कि रिस्पॉन्सिबल था रेबीज डिजीज के लिए। और उसने ये देखा था कि आपके पास वो जो एजेंट है वो पोर्सिलीन फिल्टर से पास कर जाता है, इट पास द फ्रॉम द पोर्सिलीन फिल्टर, ठीक है। अब उस फिल्टर के पोर की जो साइज थी वो क्या थी, 100 to 1000 नैनोमीटर। नैनो तो आपको पता होगा कि 10⁻⁹ होता है, तो इतनी सी छोटी से पोर से भी वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। दीज फिल्टर्स कैन रिमूव ऑल बैक्टीरिया और अदर सेल फ्रॉम अ सेल और लिक्विड सस्पेंशन, ठीक है। आगे दीज एजेंट्स दैट पास थ्रू द फिल्टर्स वर कंसीडर्ड एज द फिल्टर एजेंट। जो एजेंट इस पोर से आपके पास पास कर जाते थे हम उसे क्या कहते थे, फिल्टरेबल वायरसेस, ठीक है। सिंपल आपकी बुक की लाइन है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। आगे देखें, मैंने एक पूरी सी टेबल और टाइमलाइन शो कर दी है। ये जो टेबल है आपके पास, इसको 6 स्टार लगा दें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बनते रहते हैं, ठीक है। अब 1800 ये अर्ली आपके पास साइंटिस्ट जो आए थे वो पास्चर और कोच थे, जो कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा था कि वायरस का मतलब होता है डिजीज एंड डेथ, ठीक है। जनरली इनका पैथोजन को टर्म को डिफाइन करना था। 1796 में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एडवर्ड जीनर। इन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन की थी यूज द काउपॉक्स लीजन्स को यूज करके अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बताया था। 1884 के अंदर अगेन चार्ल्स चैम्बरलेन साइंटिस्ट आए जिन्होंने रेबीज एजेंट को देखा कि वो पास कर जाते हैं पोर्सिलीन फिल्टर से, और पोर्सिलीन फिल्टर के पोर की जो साइज थी वो 100 to 1000 नैनोमीटर है। फिल्टरेबल एजेंट रेबीज के बारे में इन्होंने बताया। 1892 के अंदर आपके पास एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था एवोनस्के, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ टोबाको मोजेक डिजीज जो कि फिल्टरेबल है उसके बारे में इन्होंने बताया था, टोबाको मोजेक वायरस फिल्टरेबिलिटी के बारे में। 1935 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था WM स्टैनली। इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था टोबाको मोजेक वायरस को, तो उन्होंने वायरस क्रिस्टलाइजेशन के टर्म को बताया। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, बहुत सी कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, मैंने उसको क्या किया, समराइज कर दिया इस टेबल के अंदर, ठीक है। इस टेबल को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है करें, बट आपको ये टेबल याद होनी चाहिए एमटीकेट आने से पहले। हम इस टेबल में से बहुत से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे अभी, तो काइंडली इस टेबल को अगेन रिवाइज कर लें, हम अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट वाले जो है 1892 और 1935 वाले, दोनों के ईयर भी याद कर लें और साइंटिस्ट के नाम भी याद कर लें। उन्होंने किस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया था, एक ने तो टोबाको मोजेक वायरस की फिल्टरेबिलिटी को बताया था, एक ने टोबाको मोजेक वायरस की फिल्टर एबिलिटी को बताया था, मतलब वो पोर्सिलीन फिल्टर से पास कर जाता है। वो कौन सा था, एवोनोस्के। स्टेली साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया। सेम वायरस है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। So first successful vaccination was performed against viral disease. जो फर्स्ट वैक्सीन आपके पास तैयार की गई थी वो किस डिजीज के अगेंस्ट तैयार की गई थी, रेबीज था, टोबाको मोजेक डिजीज थी, स्मॉल पॉक्स था, इन्फ्लुएंजा था, तो वो आपके पास स्मॉल पॉक्स था। यकीन आ रहा हो तो यहाँ पर देख लें, ठीक है, शायद मैंने पीछे भी बताया है। यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट वैक्सीनेशन थी इन्होंने 8 ईयर ओल्ड बॉय को दी थी, और ये बेसिकली काउपॉक्स लीजन से ली गई थी। किस डिजीज से लड़ने के लिए तैयार की गई थी ये वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स डिजीज थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, स्मॉल पॉक्स। यहाँ पर देखिए टेबल में भी आपके पास ये चीज जो है वो मेंशन है, द फर्स्ट वैक्सीनेशन यूज्ड काउपॉक्स लीजन्स अगेंस्ट व्हिच डिजीज, स्मॉल पॉक्स डिजीज। तो देखिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। आगे चलें, इन 1884 के अंदर चार्ल्स चैम्बरलेन एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट दैट द एजेंट कॉजिंग रेबीज कुड डिश। अब ये जो एजेंट जो कि रेबीज कॉज करते हैं वो ऑप्शन ए बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक, क्या चार्ल्स चैम्बरलेन ने बताया था जो एजेंट रेबीज कॉज करते हैं क्या हम उससे एंटीबायोटिक के थ्रू किल कर सकते हैं। ऑप्शन बी ग्रो इंडिपेंडेंटली इन कल्चर, ऑप्शन सी पास थ्रू पोर्सिलीन फिल्टर, ऑप्शन डी बी विजुअलाइज अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो जो चार्ल्स चैम्बरलेन ने पॉइंट दी थी वो दी थी ऑप्शन सी। टेबल में देखें मेंशन है आपके पास, 1884 में चार्ल्स चैम्बरलेन साइंटिस्ट आए जिन्होंने रेबीज एजेंट को बताया कि पास कर सकते हैं पोर्सिलीन फिल्टर से, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली बताया था ये पास कर सकते हैं पोर्सिलीन फिल्टर से। एवोनस्के की फाइंडिंग इन 1892 वाज दैट द इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ टोबाको मोजेक डिजीज वाज फिश। हाँ जी, पता है एवोनस्के का, इन्होंने फिल्टरेबिलिटी के बारे में बताया था। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में किसने बताया था, स्टैनली ने बताया था। तो दोनों डिफरेंट है, ध्यान से।
W.M. Stanley's major contribution to virology in 1935 was dash। हाँ जी, क्या था? देखिए, जो फिल्टरेबल था वो तो आपके पास उसने बता दिया एवोनोस के, लेकिन यहाँ पर स्टेनली ने तो जो बताया था वो था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबाको मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस था वो टोबाको मोज़ेक वायरस था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन। द टर्म द लैटिन वर्ड वेका फ्रॉम व्हिच वैक्सीनेशंस इज ड्राइव मीनिंग डिश। अब ये भी आपके पास आपके टेक्स्ट बुक की पॉइंट है, ठीक है। ये मैं पीछे ऐड कर दूं पॉइंट को, यहाँ पर पीछे मैं ऐड कर देता हूँ इस पॉइंट को यहाँ पर, तो नोट कर लीजिएगा। तो मटीरियल फॉर वैक्सीनेशन was from cow। के लिए इन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो लैटिन वर्ड यूज किया जो कि आपके पास है वेका, ठीक है। और पास्चर ने जो आपके पास एक साइंटिस्ट है जिन्होंने का नाम था पास्चर, इन्होंने बेसिकली रिफॉर्म किया था इस प्रोसेस को, इस वैक्सीनेशन, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा भी हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो था द लैटिन वर्ड वेका फ्रॉम व्हिच वैक्सीनेशन आपके पास ड्राइव की गई थी, ये इसका मतलब था काउ। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी। बिफोर स्पेसिफिक वायरल एजेंट वर आइडेंटिफाइड, वायरल एजेंट के आइडेंटिफिकेशन से पहले ट्रम लाइक डिजीज एंड डेथ वर एसोसिएटेड विद द वर्ड वायरस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेज। तो एक ट्रम वायरस के लिए दी गई थी डिजीज एंड डेथ, वो कौन सा पीरियड था, किस साइंटिस्ट का पीरियड था वो था आपके पास लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच का। टेबल में देखें, तभी मैं कह रहा हूँ कि टेबल को याद रखें। ये आपके पास देखें दोनों साइंटिस्ट थे, पास्चर एंड कोच। आगे चलें, इफ अ फिल्टर हैज अ पोर साइज ऑफ 500 नैनोमीटर, अगर एक फिल्टर है उसके जो पोर की साइज है वो इतनी है 500 नैनोमीटर, व्हिच वुड प्रीमियरली बी फाउंड इन द फिल्ट्रेट लिक्विड दैट पास थ्रू। इन चारों में से कौन सा होगा जो कि इससे पास कर जाएगा? हाँ जी, जल्दी से बताएं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए देखें, बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल, प्लांट सेल एंड रेबीज वायरस। बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है आपके पास इसके अंदर। हाँ जी, देखें ये जो आपके पास है वो कितना है 500 नैनोमीटर। नैनो का मतलब नहीं पता आपको, 10⁻⁹ मीटर। अब इतनी सी पोर की साइज में से कौन सा इजीली पास कर जाएगा? कौन सा होगा जो पास कर जाएगा? आपको बताया था ना वायरस का 100 टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। 100 टू 1000 नैनोमीटर, ये वायरस की पोर से इतनी सी पोर की साइज हो तो वायरस इजीली पास कर जाता है, ठीक है। और 500 नैनोमीटर देखें इसी रेंज में आता है, दैट मीन वायरस जो भी होगा इन चारों ऑप्शन में से वो इजीली पास कर जाएगा। वो कौन सा है? रेबीज वायरस। क्वेश्चन नंबर 8, एडवर्ड जेनर्स एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व इनोकुलेटिंग एन 8-year-old बॉय विद पस फ्रॉम डिश। तो आप सबको पता है इन्होंने जो लिया थी वो लिया था काउपॉक्स लीजन से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द मटेरियल फ्रॉम डिजीज टोबैको प्लांट व्हेन फिल्टर्ड टू रिमूव बैक्टीरिया स्टिल कॉज डिजीज इन नॉर्मल प्लांट, दिस वाज शोन बाय। ठीक है, तो आप सबको पता है कि W.M. स्टेनली ने कहा था कि टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। यहाँ पर इन्होंने बात करा है फिल्ट्रेशन की, तो फिल्टर के बारे में किसने बताया था? एवोनोस्के ने बताया था। Question number 10, which of these disease is not mentioned as being caused by the bite of animals in the context of early virus research? ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके पास, बट आई होप आप अगर इसको सीरियसली देख लें तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास वो बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। एडवर्ड जीनस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व इनोकुलेटिंग एन 8-year-old बॉय विद पस फ्रॉम डिश। तो उन्होंने बेसिकली विक्टिम से वो पस लिया था, उसके बाद जाकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वैक्सीन को परफॉर्म किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ए ऑप्शन, काउपॉक्स नहीं था, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? एक बार रीड कर जाए स्टेटमेंट को। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर
कौन सी है आपके पास वायरस जो कि इन एनिमल के बाइट करने से होता है, चाहे वो डॉग हो, फॉक्स हो, कैट हो। तो आप सबको पता है कि ये होता है आपके पास रेबीज। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, रेबीज होता है। बाकी स्मॉल पॉक्स, डेंगू तो नहीं होता। ठीक है, और ये आपके पास स्मॉल पॉक्स तो नहीं होता, इन्फ्लुएंजा भी नहीं होता। ये आपके पास क्या होगा, रेबीज होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11, द रेंज ऑफ पोर्सलिन फिल्टर पोर साइज। अब तो आपको याद हो गया होगा, दैट इज 100 to 1000 नैनोमीटर। अगर एन की जगह पर 10⁻⁹ लिखा हो तो वो भी सही है। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, कोशिश रहती है कि रोजाना लेक्चर को अपलोड किया जाए, और आज का जो लेक्चर था वो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल था, बच्चों वाला लेक्चर था। ठीक है, अब क्योंकि मैं स्किप नहीं कर सकता इस लेक्चर को, आपके एमटीकेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत से एमसीक्यूज मैंने पास पेपर वाले दिए हैं, ताकि आपको पता लगे कि कौन से एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने आज जो है वो 2 से 3 टॉपिक इस चैप्टर की कवर कर लिए हैं, जो कि पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बाकी इसको चैप्टर को जल्दी हम खत्म कर लेंगे 2 से 4 दिन के अंदर, और सारी पॉइंट भी हमें कवर करनी है। दैट्स वाई थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 5 दिन। देखिए, ना सिर्फ हम इस लेक्चर के अंदर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हर प्रोविंस के बुक को भी कवर करते जा रहे हैं। उसके अलावा हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमने जो सीखा है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो केमिस्ट्री की होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए, या कोई आपको क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, टाइप कर लिया करें। मुझे डायरेक्ट रिसीव नहीं होती, आप जो भी लिखते हैं वो सबसे पहले टीम की तरफ जाती है। टीम एनालाइज करती है सारी कमेंट्स को, जो इंपॉर्टेंट होती है वही मुझे फॉरवर्ड की जाती है ईमेल के थ्रू। ठीक है, इंशाल्लाह ये सेशन हम एमटीकेट से पहले कंप्लीट कर लेंगे विद द 100 रिविजन्स। वैसे हम 3-4 रिवीजन करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस सेशन के थ्रू हम बहुत सी रिवीजन भी करते रहेंगे। लाजमी नहीं है कि 100 रिवीजन वाला ही सक्सेसफुल होता है, 2-3 वाला भी सक्सेसफुल होता है। डिपेंड करता है क्वालिटी पर। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी रिवीजन की, उतना ज़्यादा आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप पुशिंग योर सेल्फ, गॉड ब्लेस टू यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।